नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं, लिहाजा बीजेपी ने प्रदेश की सभी 230 सीटों का जिम्मा बाहरी विधायकों को सौंपने का फैसला किया है। ये विधायक दूसरे राज्यों से आकर एमपी की हर एक सीट पर जीत की रणनीति तैयार करेंगे और खाला कमान को रिपोर्ट देंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाहरी विधायकों को लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी बाहरी विधायकों के सहारे 2023 की नैया पार कर पाएगी, और आखिर बाहरी विधायकों को एमपी लाने के पीछे बीजेपी का असल मकसद क्या है। सवाल तो ये भी है कि क्या ये बाहरी विधायक कांग्रेस के गलों में सेंध कैसे लगाना है, इसका भी ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। टिकट को लेकर बीजेपी का नया प्लान। बाहरी विधायक 230 सीटों पर देंगे ध्यान। उम्मीदवारों की भी तैयार होगी सूची। 2023 की जंग जोरदार होगी। चुनाव सिर पर है तो बीजेपी में भी घटनाक्रम लगातार बदलते जा रहे हैं। अब बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। लिहाजा बीजेपी प्रदेश की सभी 230 सीटों की जिम्मेदारी बाहरी विधायकों को देगी। बीजेपी ने इन 230 सीटों के लिए 230 बाहरी विधायकों की लिस्ट तैयार कर ली है। ये विधायक उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं, जो अपने क्षेत्र में चुनावी जीत की रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं। हर एक विधायक को एमपी की एक सीट का जिम्मा दिया गया है। बीजेपी अपनी इस रणनीति को चुनाव के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण मान रही है। संगठन अपने स्तर पर लगातार कार्य कर रहा है। सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, डबल इंजन की सरकार की सफलताएं हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता में अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए देखा जा रहा है। संगठन के स्तर पर कई अन्य प्रदेशों के विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में वह भी अपनी चुनावी स्थिति का आकलन करेंगे और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे और मध्य प्रदेश के हमारे संगठन, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, प्रदेश अध्यक्ष जी का संगठनिक कौशल और जो भी नेतृत्व है उसके साथ चुनाव में प्रचंड विजय हासिल करेगी। बाहरी विधायकों की रिपोर्ट के आधार पर न सिर्फ टिकट तय होंगे, बल्कि ये भी तय होगा कि उस क्षेत्र में बीजेपी कैसे और किस रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सभी सीटों पर ये बाहरी विधायक 20 अगस्त से सर्वे भी शुरू कर देंगे। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चाहे एमपी के नेताओं को ले आए या फिर किसी भी राज्य से नेता आए, उनको इस बार जनता का साथ मिलेगा। ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी कुल 30 सीटें मध्य प्रदेश में जीत रही है। और इसका दूसरा एक तथ्य ये है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर, स्थानीय कार्यकर्ताओं पर अब भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं में गुटबाजी और सिरफुटव्वल बहुत ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बाहरी विधायकों से रिपोर्ट तैयार कराने के पीछे बीजेपी के कई मकसद हो सकते हैं। पहला तो ये कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास सटीक रिपोर्ट पहुंचेगी। साथ ही क्षेत्र के विधायकों की जमीनी हकीकत भी पार्टी जान पाएगी, जिससे टिकट बंटवारे में ज्यादा पेच नहीं फंसेगा। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहां पर भी वोटर्स और कार्यकर्ता का फीडबैक लेकर मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, ताकि कांग्रेस के गढ़ों में भी सेंध लगाई जा सके। हालांकि अब कांग्रेस पर बीजेपी के बाहरी विधायकों की रिपोर्ट चुनाव में कितनी असर डालेगी, इसके लिए चुनाव के नतीजों का इंतजार करना ही बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ये अक्सर हम देखते हैं कि पहली बार नहीं कि चुनाव के वक्त पर्यवेक्षक हों, प्रभारी हों, पड़ोसी राज्यों से, अन्य राज्यों से लाए जाते हैं। लेकिन संभवतः ये पहली बार होगा कि अगर किसी दूसरे राज्य का विधायक आके मौजूदा विधायक या जो सीट वो हार गए
उस पर वो ये सर्वे करके बताएगा कि ये मौजूदा विधायक को टिकट देना होगा कि नहीं देना होगा, या किसी नए को देना होगा तो वो कौन हो सकता है, मुद्दे क्या हो सकते हैं, प्रत्याशी चयन में उसकी चलेगी। तो आपको लग रहा है ये सिस्टम कारगर साबित होगा मौजूदा वक्त में? नहीं, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि सिस्टम हैवी कि नहीं है, क्योंकि भाजपा कोई ये तो है ही नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई दूसरे राज्य का विधायक आएगा और वो ये तय करेगा कि ये जीतने वाला कि नहीं जीतने वाला। वो अपने क्षेत्र में जीत लेता, वही उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानेगा, ये कुशाभाऊ ठाकरे का संगठन है, उन्होंने निर्माण किया है। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर रेलम पेल कार्यकर्ताओं की है। इतने ज्यादा कार्यकर्ता होने के बाद बाहर का विधायक क्या तय करेगा? लेकिन ठाकरे जी की भाजपा बदल गई ना, अब तो प्रभारी हम देख रहे हैं। नहीं, और वो उनको ठीक क्या है, वो बोलना, सब वो कभी एक जेब में बनिया रख लेते हैं, नहीं, कोई ब्राह्मण रख लेते हैं। नहीं तो ये प्रभारी ठाकरे जी के द्वारा प्रशिक्षित थोड़े ना है। पर वही तो कह रहा हूं मैं मैं। जो जी मनोज जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाहता हूं कि हमने आमतौर से ये खबरें छापी है कि मध्य प्रदेश के जो विधायक है उनको चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। रामेश्वर शर्मा जी गए थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कई जगह जाते हैं, अन्य जो है मंत्रियों विधायकों के बारे में ये बातें हम सबको जानकारी में। बिल्कुल। तो ये भाजपा का काम करने का एक तरीका है कि वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को, आपको भी मालूम है कि जो है 2-2 वर्ष के लिए पूर्णकालिक निकाल देते हैं, वो 2-2 वर्ष तक एक ही विधानसभा क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ लोगों के बारे में पूर्णकालिक होते हैं। जी हाँ, तो ये सब एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जो संघ विचार है काम करने वाला, कैसे हम आम आदमी के साथ अपना अटैचमेंट लगाएं, कैसे आम आदमी तक पहुंचे, इन सब बातों को ध्यान में रख करके एक कैटेगरी विधायकों की है जो पड़ोसी राज्यों में विधायक हैं और मध्य प्रदेश में या चुनाव वाले राज्य में वो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कोई टिकट बांटने नहीं आ रहे। और मनोज जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये जानकारी में है, मुझे तो सामान्यतः लगती है ये बात कि जिनको टिकट देना होता है उनका नक्शा, उनका चेहरा, मोहरा सब कुछ पहले से ही दिमाग में रहता है। ये जो परिस्थितियां हैं वो केवल ये है कि हम 3 बड़े नेता हैं, एक ब्रजेश जी हैं, एक आप हैं, एक मैं हूं, तो हम अपने क्षेत्र में से अपने किसी समर्थक को चुनाव लड़वा ले जाएं, ये एक इनकी लड़ाई होती है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों में है कि भाई इंदौर के अंदर मालवा अंचल में हमको ये मालूम है कि फला आदमी जो है वो ताई का आदमी है, कैलाश जी का आदमी है, शिवराज जी का आदमी है, या बीडी शर्मा जी का आदमी है, या संगठन का आदमी है। एक मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं कि कोई गुटबाजी है, लेकिन हमें ये मालूम है कि जीतने वाला कौन है, तो इसलिए बाहर का आदमी क्या कर लेगा करके। लेकिन हम ये भी देखते हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमको भी पता होता है कि कौन हार सकता है, लेकिन हमने उनको भी टिकट लेते हुए देखा है। नहीं, बिल्कुल देते हैं, ये भी कई बार करना पड़ता है। आप ये देखिए कि कांग्रेस के यदि किसी व्यक्ति को जिताना होता है तो फिर आप देख लीजिए कि आप हल्के कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती, सबको मालूम है ये हारेगा, लेकिन उनको विधानसभा में समीकरण तो बनाना ही पड़ेगा ना कि कौन आदमी जा सकता है। आप देखिए, एक बार मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ था जब आदरणीय राजीव गांधी जी ने सारे देश के दिग्गजों को हरा दिया था रणनीति बनाकर। उसके बाद क्या बंटाढार हुई पूरी लोकसभा, कितने आरोप लगे, कितना क्या हुआ, क्योंकि आप बैठ करके मार्गदर्शन देने वाले लोग चाहिए। तो वो चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, महत्वपूर्ण लोगों के सामने ऐसे ही कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो मैं कुल मिलाकर के यदि मैं पहले दौर की बातचीत में आपसे कहूं तो ये कहूं, ये भाजपा के काम करने के तौर तरीकों का एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता, ये मेरा बिल्कुल दृढ़ मानना है कि कोई बाहर का आदमी आकर के मध्य प्रदेश में टिकट बांटेगा या टिकट के लिए अनुशंसा करेगा या उसका कोई सर्वे करके देगा, ये मुझे नहीं लगता, ये कोई कल्पना है। ब्रजेश जी, एक बार मान भी ली जाए कि अगर ये यथार्थ नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर जो सर्वे जो एजेंसियां करती हैं तो वो भी हम देखते हैं कि जो बाहरी लोग होते हैं, कई बार ऐसे नए नवेले होते हैं, वो कई बार तो अभी तक फ़ोन आते हैं और वो फ़ोन से राय शुमारी कर लेते हैं कि मैं फलाना एजेंसी से बोल रहा हूँ, फलाने विधायक के बारे में आपके पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए 1 दबा दीजिए, 2 दबा दीजिए, 3 दबा दीजिए। ये सर्वे का तरीका भी हम देख रहे हैं। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि अगर आपको लगता हो कि टिकट काटने से, अगर 50-60 टिकट काटने का बड़ा हल्ला है, कि नाराज़गी हो सकती है, असंतोष भड़क सकता है, तो फिर ये है कि बाहरी आदमियों को लाएं, करना जो हमको वो कर देंगे, लेकिन ये लगा दिया जाए कि भैया ये एक सर्वे था, ये थर्ड पार्टी आई थी, उन्होंने आपके क्षेत्र में घूमा, ये कार्यकर्ताओं की राय है और इसके आधार पर पार्टी ने समग्र नीति बनाई है, सर्वे कराएं, उसके बाद हम आपका ये टिकट चयन कर रहे हैं या टिकट काट रहे हैं। देखिए मनोज जी, काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं और एक तरीका होता है क्रॉस चेक करना। यदि आपने सर्वे कराया तो उसका दूसरे सर्वे कराते हैं। हम देखते हैं मध्य प्रदेश की इकाई सर्वे कराती है,
मुख्यमंत्री अपने स्तर पर सर्वे कराते हैं, उनकी अपनी एक एजेंसी है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका भी एक सर्वे रिपोर्ट आती है, जो भी सरकार रहती है वो उसके हिसाब से उस पर वो करती है। जब सर्वे रिपोर्टों का फीडबैक आता है तब अब देखते हैं कि अलग अलग कई बार सर्वे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि किसी को बाहरी व्यक्ति को यदि भेज रहे हैं तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस को हम यदि देखें तो ये है कि निष्पक्षता से वो जाके जमीन बता सकता है कि वहाँ पे गुटबाजी क्या है, क्योंकि उसके लिए तो समान है ना सब। यदि वो किसी विधानसभा क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उसको किसी से लेना देना नहीं कि ब्रजेश चौक से कौन है, मनोज वर्मा कौन है और शर्मा जी कौन है। यदि जो भी राजनेता हैं वहाँ उस क्षेत्र में सक्रिय हैं तो उनको बारे में या जो कार्यकर्ता हैं वो किसी नज़र इस नज़र से नहीं देख रहा है ना कि ये फला नेता का करीबी है, ये फला नेता का इससे वो है, तो वो उसके एक निष्पक्ष रिपोर्ट मिल सकती है उसको, लोग उसके साथ आराम से अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा या वो गलत रिपोर्ट नहीं देगा कि फला व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्ट दे, फला व्यक्ति के विपक्ष में रिपोर्ट दे। तो प्लस तो ये हो गया आपका, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो बाहर से आया, उसे जमीनी हकीकत क्या, वो जनता के बीच में जाके कुछ समझ सकता है क्या? तो देखिए आप वो उतना ही जा सकता है जैसे कि हम एक सर्वे करते हैं, चाय की दुकान पे चले गए, कहीं चले गए, अलग पॉकेट पे जाते हैं और एक निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है। यदि वो ईमानदारी से ऐसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि वो उत्तर प्रदेश का विधायक है, वो राजस्थान का विधायक है, वो छत्तीसगढ़ का विधायक है, वो सिर्फ वहाँ जीतता रहा है लगातार, तो वो यहाँ आकर क्या कर लेगा? तो मुझे नहीं लगता है कि हर राज्य की, हर विधानसभा क्षेत्र तक की, यहाँ तक कि मैं यहाँ ये भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी मनोज जी कि नगरीय निकाय क्षेत्रों की, पंचायतों की तासीर अलग अलग होती है, वहाँ जातिगत समीकरण अलग होते हैं, वहाँ गुटबाजी किस तरह से उसके अलग मायने होते हैं, किस वर्ग के वोट कितने हैं, उस अनुसार वहाँ पे हार जीत तय होती है। तो क्या वो इतने कम समय में जातिगत गणित समझ जाएगा या वो ये समझ जाएगा कि फला व्यक्ति की अच्छी पकड़ है? लेकिन मैं यहाँ तक है कि जो भी चीज़ अच्छी यदि वो आता है, उसने अच्छा कुछ सर्वे किया है, मतलब सर्वे तो करेगा ही वो, लेकिन उसके फीडबैक से कुछ भी पार्टी को फायदा होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ का व्यक्ति यदि रिपोर्ट दे रहा है, यदि मध्य प्रदेश के व्यक्ति पर ही आप वहाँ की क्षेत्र की जिम्मेदारी पूरी, तो आप उस पर निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हो। संगठन की जो गतिविधियाँ उसको भी वो बाहर से आकर चेक कर सकता है कि जो संगठन सिर्फ कागजों में ही बता रहा है कि हमने इतने इतने कार्यक्रम कर लिए, संगठन हमारा इतना मजबूत है, की व्यवस्था है बीजेपी में, हम देखते भी हैं। तो ये क्रॉस चेक करने का एक और तरीका हम इसको कह सकते हैं कि चलिए आप एक तरीके से और कर सकते हैं और इनसे कुछ अच्छी चीजें मिल जाए तो उनका हम उपयोग कर लें ताकि ये चुनाव में हमें फायदा मिल सके। कोई भी ऐसा लूज यदि एक पक्ष नहीं छोड़ना चाहती आज की तारीख में बीजेपी कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाए, कहीं एक चूक रह जाए जिसकी वजह से उनको सत्ता में बरकरार रहने का अवसर गंवा दें, तो वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते। इसलिए सारे साम दाम दंड भेद या हम जो कह सकते हैं जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, यदि उनको लगता है कि बाहर से आया व्यक्ति से हमें कुछ मदद मिल सकती है तो निश्चित तौर पर वो लाएंगे, उसको लगाएंगे। जो हम बात कर रहे थे, जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ से भी लगातार लोगों की ड्यूटी लगती है, निश्चित तौर पर लगती है। वो चुनावी मैनेजमेंट के लिए कि भैया इस क्षेत्र में आप सक्रिय रहोगे, आपकी निगरानी में कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं, समीकरण रहते हैं, ब्राह्मण है, आप वहां हो गए हो तो आप कोई वोट बैंक आपसे प्रभावित होकर उनके पक्ष में आ सकता है या आप निगरानी कर सकते हो, वो वहां तक सीमित रहता है। ये फीडबैक के लिए है और जब उस समय भेजा जाता है चुनाव के समय तो वो एक तरह से जो चुनाव की आपकी रणनीति है वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं कर रही। यदि आपको प्रचार में भेजा जाता है तो जातिगत समीकरण के हाथ साथ कर भेजा जाता है कि आप उस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के वोट बैंक वहां पे ज्यादा है तो आप जाएंगे तो हो सकता है प्रभावित होकर आपके पाले में आ जाए। शर्मा जी एक और चीज़, अगर जो होगा अभी पाइपलाइन में है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही है कि साहब उनको तो अपने कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं, ये बात और है कि रणदीप सुरजेवाला भी हरियाणा से आते हैं, प्रभारी हैं, उसके पहले दीपक बावरिया हों या तमाम सारे लोग हो जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, और पहले से हल्ला है कि जिस टीम ने कर्नाटक में कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग का काम किया था वही टीम मध्य प्रदेश में काम संभाल रही है। यानी बाहरियों के भरोसे तो वो भी है। सर्वे टीम भी अलग अलग है, राहुल गांधी की टीम अलग सर्वे कर रही है, कर्नाटक की टीम अलग सर्वे कर रही है, कमलनाथ की टीम अलग सर्वे कर रही है। मनोज जी एक बहुत सामान्य बात है कि कांग्रेस का आप काम करने का तरीका देखिए, वो क्या कर रहे हैं वो बहुत कम बताते हैं, लेकिन वो खेल क्या बिगाड़ रहे हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। अभी आप कांग्रेस के मित्रों का जब आप बयान सुनेंगे तो वो अपने लाइन ही नहीं बोलते एक भी कि भाई उनको क्या करना है। आप एक ऐसी सरकार के सामने अपना विजन प्रस्तुत करें जो मध्य प्रदेश में 18 साल से आउटपुट दे रही है। आप ये देखिए कि आप कभी एक विचार करिए, जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि 2003 के बाद में जो उमा भारती जी ने एक प्लेटफार्म तैयार किया था
उस प्लेटफार्म पर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की मध्य प्रदेश की इमारत तय की है। आज मैं सुबेरे से एक विशेष अध्ययन में लगा था मनोज जी, और वो अध्ययन ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने मध्य प्रदेश की दिशा बदलने का कब काम किया है, उनने क्या ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जिन्होंने जिसके कारण मध्य प्रदेश में बदलाव आता हो। आप केंद्र में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से पहले अटल जी भी आए थे, अन्य नेता भी आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, कोई किसी के काम को कमजोर नहीं आंका जा सकता, लेकिन जो दिशा दी गई है वो नरेंद्र मोदी के समय दी गई है। आपको एक एक चीज उठा करके देख लीजिए, हर सेक्टर में घबराहट केवल ये है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मैं दावे से ये बात कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, और आप विश्लेषण करा लीजिए किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति से, मुझसे ज्यादा विद्वान से, आप भी मुझसे ज्यादा विद्वान है, लेकिन मैं दावे से ये बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को बदलने का काम शिवराज जी के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ है। उन्होंने सारी चीजों को देखिए, कृषि के बारे में उन्होंने तय किया, महिला पक्ष के बारे में उन्होंने तय किया, आत्मविश्वास और सामाजिक सरोकार के बारे में उन्होंने तय किया, उन्होंने जो है बिजली के बारे में डबल फीडर का मामला किया, किसान का अलग कर दिया, खेत का अलग कर दिया, ग्रामीण अंचलों का अलग कर दिया, उन्होंने सर्विसेज के मामले में किया, उन्होंने पूरे के पूरे। आप देखिए, जिस सांस्कृतिक धरोहर की बात भाजपा करती रहती है, शिवराज जी ने बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना अपनी संस्कृति को खड़ा कर दिया, विद्यालय बना दिए, हिंदी में जो है लिटरेचर बना करके दे दिया। आप मध्य प्रदेश के बारे में जो संरचना, आप 2003 से पहले की सड़कों को देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में सड़कों की परिस्थितियां क्या है, बारिश के कारण गिरती हैं, बिगड़ती हैं, उसके बाद तत्काल सुधर जाती हैं। हमने बरसों तक, एक बार मैं शिवपुरी चला गया था, नेशनल हाईवे है, खड्डों के अंदर निकलते निकलते कमर टूट गई। आज ये स्थिति, आप इंदौर जाते थे, सागर जाते थे, मैं ये नहीं कहूंगा, ये तो बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन आप ये देखिए कि अधोसंरचना का मामला हो, सामाजिक अधोसंरचना का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, छात्र छात्राओं के शिक्षण के प्रति आकर्षण का मामला हो, हिंदी को प्राथमिकता के आधार पर जो है देश की भाषा में देश की शिक्षा करने का मामला हो, कौन सा ऐसा मामला है जिसकी एक ऐसी आधारशिला नहीं रख दी गई है। इसलिए आप, अच्छा, मैं आपको एक नया जो है राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं, आप उसको देखिए। माननीय कमलनाथ जी ने जो है एक चिट्ठी लिख दी महाकाल बाबा को। आप ये बताइए, महाकाल बाबा के परिसर में बैठक करने की, कैबिनेट की बैठक करने की बात कमलनाथ जी ने कह दी। आज तक का इतिहास देखिए, रात में जो मुख्यमंत्री है वो रुकता नहीं है, ये वहां जाकर के उसके घर के, उसके आंगन के सामने बैठ करके कहेंगे, चाहे वो फोटो रख लें जो शिवराज जी ने रखी थी। क्या ये पॉसिबल है? क्या हम भविष्य की तरफ से क्या कर रहे हैं? दूसरी बात आप एक और देखिए कि शिवराज जी ने उज्जैन में कैबिनेट की बैठक करके महाकाल बाबा से अध्यक्षता करा दी और ये कह दिया कि देखिए ये सरकार तो महाकाल बाबा की। अध्यक्षता किसने की थी? आपने, हमने, सबने फोटो भी दिखाए, सबने खबरें छापी। जिस सरकार की अध्यक्षता महाकाल बाबा कर रहे हैं, उस सरकार को खुद को ही चिट्ठी दे करके कमलनाथ जी कह रहे हैं आपकी तो सरकार भ्रष्ट है, आपकी सरकार तो कमीशन खाती है। आप बताइए, जिस सरकार के मुखिया ने, जिनको क्या कहते हैं, जिसको राजनीतिक दायित्व समझ लीजिए या निर्वाचन दायित्व दिया है, वो समर्पण कर गया कि तेरी सरकार बाबा, तू जान, तू अध्यक्षता करा करके, उसकी अध्यक्षता करने वाले से जाके कह रहे तेरी यहाँ तो गड़बड़ हो रही है और आप जो है इसको वो तो उनकी नई बात नहीं, हम देख रहे हैं कमलनाथ कहते हैं कि जिस देश में 80% आबादी हिंदू, वो कौन सा होगा, और फिर दिग्विजय सिंह कह देते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, इस्तीफा दे दे। तो उनने अप्रत्यक्ष रूप से इस्तीफा। तो आप मनोज जी ये मान करके चलिए, जो संरचना है उस संरचना, एक और बड़ी गंभीर बात है, आप और हम प्राय करते रहते हैं इस बात को, और मुझे लगता है ये बात फिर आज आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में एंटी इनकम्बेंसी जितनी जनता में होना चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन सरकार के बारे में जितनी एंटी इनकम्बेंसी कार्यकर्ता में हुआ करती थी उसका कई गुना ज्यादा है। कार्यकर्ता नाराज है, कार्यकर्ता आज भी ये कहता हुआ मिल जाएगा कि भैया सरकार हम बना के देते हैं, और सरकार का चलाने के बाद, आने के बाद जो है हमको कोई पूछता ही नहीं है, कोई बाहर का आता है उससे पूछ लिया जाता है, परिवारों का हो जाता है। ऐसा संभव है क्योंकि हमने 15 महीने में कार्यकर्ताओं के हाल भी देखे हैं कि जिस इलाके में उनकी दादागिरी चलती थी उनको कोई पूछने वाला नहीं था, और आज की जो परिस्थिति है तो लगभग 20 साल हो रहे हैं उस कार्यकर्ता को, जिसने ज़्यादा संघर्ष नहीं किया। चुनाव के समय वो जाता है, पर्ची बांटना हो, कार्यकर्ताओं को लाना, उसने कभी डंडे नहीं खाने की नौबत नहीं आई, और जो 15 महीने का कार्यकाल था उसमें भी वो नौबत नहीं आई उसके साथ। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कार्यकर्ता है उसको भी लग रहा है कि उसको भी उसकी जो इच्छा है
वो भी कई गुना बढ़ गई शायद, और इसीलिए वो बढ़ा चढ़ाकर अपनी एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के खिलाफ प्रलाप करने लगता है। देखिए मनोज जी, हम इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कांग्रेस बहुत कुछ करती है? नहीं करती है ना बहुत कुछ, बिल्कुल। लेकिन वो वोट उसी को देते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन गया, उनको एक डर रहता है। ऑप्शन नहीं, विकल्प ऑप्शन नहीं नहीं है। तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, यदि उसके खिलाफ मन में नाराजगी भी होती सरकार के प्रति, तो जो 15 माह का उसने कार्यकाल देखा ना मनोज जी, वो नाराजगी भी दूर हो गई। भले ही सरकार उसका काम नहीं कर रही, लेकिन उसको प्रताड़ित तो नहीं कर रही है ना। तो कम से कम ये जो संतुष्टि है, जो उसकी मजबूरी है कि हमारी सरकार रहना चाहिए, यदि दूसरे की सरकार आ जाती है तो हम पड़ोसी राज्यों में चले जाइए, चाहे राजस्थान में चले जाइए या तो हो चाहे सकता है छत्तीसगढ़ में चले जाइए। कि इसीलिए तो शायद इसी इन वजह से विधायकों मुझे को नहीं बुलाया लगता कि ये एंटी कि इनकम्बेंसी विधायकों को काम शायद करे। इसलिए बुला लिया गया हो कि कम से कम वो एक सही फीडबैक कार्यकर्ता से ले लेंगे और उसकी नाराजगी का स्तर क्या, कारण क्या, वो भी समझ पाएंगे। निश्चित तौर पर इसका एक फायदा ये भी हो सकता है जो आपने बताया कि दूसरा पड़ोसी जिले का या पड़ोसी राज्य का जो नेता आएगा, वो यदि कार्यकर्ता की नाराजगी समझ लेगा, तो आधी कार्यकर्ता की नाराजगी तो हम देखते हैं, मंत्री कंधे पे हाथ रख दे, विधायक उसकी सुन ले, बड़े नेता उसकी सुनवाई कर लें, बीजेपी कार्यालय में वो आता है तो अपने दुखड़ा सुना दे, भले ही सरकार उसकी वो ना करे, तो उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। जब बाहर का नेता भी आएगा, वो सुनेगा, जब उसको लगेगा पार्टी हाई लेवल पर ये अपनी बात पहुंचाएगा कि हमें इस विधायक से नाराजगी है, तो वो जो नाराजगी दूर हो जाएगी। और इस आधार पर यदि देखिए आप 50% टिकट आपने काट दिए, तो आप जो कार्यकर्ता नाराज किससे है? वो सरकार से नाराज नहीं है, वो सीएम से नाराज नहीं है, वो उसको इस बात की नाराजगी कि विधायक जी ने मेरी बात सुनवाई नहीं की, या विधायक ने मेरी बात वहां तक नहीं पहुंचाई, या मंत्री मेरा था, मेरे क्षेत्र का था, मेरी बात वहां से सरकार तक नहीं पहुंची, मेरे काम नहीं हुए। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है जो कार्यकर्ता की होती है, वो तो टिकट कटने से, बड़े नेताओं की सुनवाई से, और वो दूर हो जाती है। बिल्कुल। और उसका एक पहलू ये भी है ना कि अगर आपके पास 103 सीटें ऐसी जहाँ का आपका एमएलए नहीं है, तो वहाँ तो आपके कार्यकर्ता की नाराजगी वैसे ही नहीं बची, और जो बचे 127, अगर उसमें से 50 आप काट देते हैं तो नाराजगी का स्तर भी 25% पर जाएगा। और शायद बीजेपी की रणनीति भी यही होगी। लेकिन अब चूंकि समय की इजाज़त नहीं है, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर भले ही बीजेपी कह रही हो कि बाहरियों से बेड़ा पार कराना हो, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, नई बात नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, और हो सकता है कि जब टिकट वितरण में उनकी कुछ रायशुमारी को तवज्जो मिल जाए कि ये 3 नाम अच्छे हैं, इनमें 3 में से ये बेहतर अच्छा है, या जो मौजूदा विधायक है उसके कामकाज में ये कमी, इसको सुधार कर लिया जाए, या इस चेहरे के प्रति बहुत नाराज़गी, इसको बदल दिया जाए। अब इस पर क्या होता है, इस पर हालांकि डिसीजन होना बाकी है, और जब ये डिसीजन हो जाएगा तब इसकी भी हम फिर से एक बार मीमांसा करेंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।